नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एनाटॉमी के एमसीक्यू का सीरीज़ का अगला सेशन अपना। तो आज अपन बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। तो मैं प्रकाश चंद और आप देख रहे हैं बेसिक नर्सिंग अकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करें आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल। लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल गोल्जी अपार्टस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। आप भी अपने माइंड में आंसर देते रहें क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ऑनलाइन क्लास नहीं है। तो आंसर सोचते रहें और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ तो अपना आईक्यू का भी साथ में अपने आंसर्स भी साथ में चेक करते रहें। अगर बात करते हैं सेल की तो एवरी सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, बाउंड होता है। किसके द्वारा बाउंड होता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन ऑर्गेनेल्स और इसके सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल्स है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में। और ये कैसी स्ट्रक्चर है? ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। ये क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। एक और इसका फंक्शन है, ये क्या रखता है? इसके पास होता है जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होने में क्या है? एबल है। तो ध्यान ये रखना है कि सेल के सेंटर में एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उस ऑर्गन को क्या बोल दिया गया? न्यूक्लियस बोला गया। और न्यूक्लियस क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है और इसके पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। दूसरा क्वेश्चन, सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज कॉल्ड एज। सुसाइडल बैग का मीनिंग क्या है? यहाँ पर सुसाइडल बैग क्यों बोला गया? देखो आंसर की बात करते हैं अपन। फर्स्ट ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस एक सेंटर में प्रेजेंट होता है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, लार्जेस्ट सेलुलर। वैक्यूल्स स्मॉल वेसिकल्स होते हैं। राइबोसोम क्या काम करता है? राइबोसोम काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस का। राइबोसोम किसका काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। लाइसोसोम, लाइसोसोम एक स्मॉल वेसिकल्स है। स्मॉल वेसिकल्स हैं और इसके पास क्या होते हैं? बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम के पास बहुत सारे क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम के पास बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? सेल को भी क्या कर लेते हैं? एनगल्फ कर लेते हैं या फिर इसको क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। या करते हैं डाइजेस्ट कर लेते हैं, या इनडायरेक्टली अपन बोल सकते हैं डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसी डेस्ट्रॉय और एनगल्फ के कारण ये क्या कर सकते हैं? सेल की डेथ कोज कर सकते हैं। क्या कोज कर सकते हैं? सेल की डेथ। और इसी डेथ कोज करने के कारण क्या बोला गया? सुसाइडल पाउच बोला गया। इनको क्या बोला गया? सुसाइडल पाउच या फिर सुसाइडल बैग इनको बोला गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल पाउच ऑफ सेल या सुसाइडल बैग ऑफ सेल। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? साइटोकाइंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। साइटोकाइंस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? पेन, सेंसेशन, टच और इन्फ्लामेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइटोकाइंस क्या है? साइटोकाइंस एक प्रकार की प्रोटीन है। साइटोकाइंस क्या? एक प्रकार की प्रोटीन है और ये किसके अगेंस्ट काम करते हैं? ये वर्क करते हैं इन्फ्लामेशन के खिलाफ। ये किसके अगेंस्ट काम करते हैं? इन्फ्लामेशन। यानी कि अपन बोलें कि जैसे इन्फ्लामेशन होगा तो साइटोकाइंस क्या होंगे? रिलीज होंगे और इंक्रीज होंगे। इनके कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। टिश्यू नेक्रोटाइजिंग फैक्टर्स है, इंटरल्यूकिन है, इसके अलावा लिम्फोल्यूकिन है, लिम्फोल्यूकिन्स है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स हैं जिनको साइटोकाइंस बोला गया। और अगर इनका सिक्रीशन अगर ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है, तो पेशेंट में कौन सी कंडीशन अराइज हो सकती है? ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का मीनिंग है कि खुद का पेशेंट खुद के अगेंस्ट क्या करने लगता है? फाइट करने लगता है। इसलिए साइटोकाइनिन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? डी आंसर रहेगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में, ज़्यादा इसकी फिजियोलॉजी है नहीं। सेल का एकमात्र ऑर्गेनेल है, सेल का एकमात्र
ऑर्गेनिल है, एकमात्र ऑर्गेनिल है जो क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, जो क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस करने के कारण इसको क्या बोला गया है, इट इज़ कोल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। इसको क्या बोल दिया गया, प्रोटीन फैक्ट्री बोला गया। इसी कारण इसको क्या बोल दिया गया, प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन सेल इज राइबोसोम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब बात करें अपन अगले क्वेश्चन की, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 120 डेज, 80 डेज, 200 डेज और 60 डेज। तो यहाँ पर इसके लाइफ स्पान की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आरबीसी के लाइफ स्पान की बात करते हैं, अगर आरबीसी के लाइफ स्पान की बात करते हैं तो ये होता है 120 डेज। ये एक प्रकार की आरबीसी क्या है, ये ब्लड सेल है। आरबीसी क्या है, ब्लड सेल है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, यहाँ से आगे अपन बात करेंगे इनकी। इसके अलावा एक दूसरा सेल है प्लेटिलेट्स। दूसरा सेल कौन सा है, प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स का दूसरा नाम क्या बोला गया, थ्रोम्बोसाइट। क्या बोला गया, थ्रोम्बोसाइट। और इनका लाइफ स्पान होता है 8 to 11 डेज। यहाँ मैं दूसरी बातें नहीं करूँगा, सिर्फ डेज की बात करें अपन, कितना डेज का लाइफ स्पान, 8 to 11 डेज। और तीसरा और इम्पोर्टेंट सेल है WBC, जो मेन काम किस में करती है, इन्फेक्शन में मेन काम करती है। और इस WBC की लाइफ साइकिल होती है हावर्स से लेके मैनी ईयर्स तक, कुछ घंटों से लेके सालों तक ये लाइव रहती है। अगर बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, अगर बात करते हैं अपन न्यूट्रोफिल्स की और बेसोफिल्स की, न्यूट्रो और बेसोफिल्स ये दोनों क्या करते हैं, कुछ हावर्स तक लाइव होते हैं, कुछ हावर्स तक, 6 to 8 आवर। कितना घंटे तक, 6 से 8 घंटे तक क्या करते हैं, लाइव रहते हैं। इनका लाइफ स्पान है दोनों का। अगर बात करते हैं लिम्फोसाइट, चाहे वो टी लिम्फोसाइट हो, लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो लिम्फोसाइट मैनी ईयर्स तक क्या रह सकता है, लाइव रह सकता है मैनी ईयर्स तक। इसके अलावा दो सेल और बचे, इसिनोफिल और मैक्रोफेज। ये दोनों 8 to 10 डेज या कई डेज तक क्या कर सकते हैं, लाइव रह सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन है, प्लेटलेट्स का 8 से 11 दिन है। डब्ल्यूबीसी जो है वो इन्फेक्शन में काम करती है और हावर से लेके मैनी ईयर्स तक। अगर ईयर्स की बात आती है या सबसे लंबी लाइफ साइकिल की बात आती है तो लिम्फोसाइट है, उसमें दोनों हो सकता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स और बेजोफिल्स कुछ हावर्स तक, 6 to 8 आवर्स तक ये लाइव होती है। और इसिनोफिल्स और मैक्रोफेज क्या कर सकते हैं, मैनी डेज तक ये क्या कर सकती हैं, लाइव रह सकती हैं। तो ये था लाइफ स्पैन ऑफ ब्लड सेल्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, फैगोसाइटोसिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। यहाँ पर इसिनोफिल्स, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट ये सारी की सारी एक प्रकार की सेल हैं। और इन सेल का कौन सा टाइप है, ये डब्ल्यूबीसी की टाइप है। अगर बात करते हैं सबसे नॉर्मल या फर्स्ट फैगोसाइटिक सेल, या ऐसे में बोलूँ कि इन्फ्लामेशन होने पे, स्पेशली बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन होने पर जो सबसे पहले आने वाली सेल्स है, वो सबसे पहले जो आ रही है उसको क्या बोला गया है, न्यूट्रोफिल। उसको क्या बोला गया है, न्यूट्रोफिल बोला गया। और न्यूट्रोफिल क्या कहलाती है, फैगोसाइटोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले सेल जो है वो न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि इसके अलावा इसिनोफिल्स जो है, इसके लिए भी थोड़ा सा बता दूं मैं, याद रखना ई फॉर एलर्जी है, एलर्जी। ये एलर्जी और किसको डिस्ट्रॉय करती है, लॉन्ग पैरासाइट को। और किसको डिस्ट्रॉय करती है, लॉन्ग पैरासाइट्स को। इसके अलावा मोनोसाइट्स जो है वो लार्ज ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है, उसको फैगोसाइटोसिस करती है। इसका काम भी फैगोसाइटोसिस है, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल। अगर बात करते हैं लिम्फोसाइट की तो ये दो प्रकार के, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट स्पेशली किस में काम करेगा, वायरल इन्फेक्शन में। टी लिम्फोसाइट किस में काम करेगा, वायरल इन्फेक्शन में। और बी लिम्फोसाइट है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनाता है। इनकी बात अपन आगे करेंगे, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, फैगोसाइटोसिस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न्यूट्रोफिल्स की। इसके अलावा बाकी भी सारी इन्फ्लामेशन में काम आती है। इसिनोफिल्स जो है वो एलर्जी में काम आती है और साथ में लॉन्ग पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने काम आती है। मोनोसाइट्स जो है लार्ज ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने काम आएगी। टी लिम्फोसाइट स्पेशली वायरल इन्फेक्शन में, और बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनाने के काम में आती है। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट फेजेज ऑफ माइटोसिस।
ये माइटोसिस एक प्रकार का क्या है, सेल डिवीजन है। इसके अलावा दूसरा जो डिवीजन है वो मियोसिस कहलाएगा। दूसरा डिवीजन कौन सा है, मियोसिस कहलाएगा। अगर इनके दोनों डिवीजन की बात करते हैं तो बॉडी की सारी सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी की सारी सेल कैसे डिवाइड होती है, माइटोसिस से। कैसे डिवाइड होती है, माइटोसिस से। और माइटोसिस की 4 फेज हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टेलोफेज। तो PMAT ये डिवीजन है। यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि अगर किसी सेल का जेनेटिक कंटेंट या क्रोमोसोम्स की संख्या 2n है तो माइटोसिस में उसकी साइज छोटी हो सकती है, लेकिन जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, स्किन सेल। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, स्किन सेल्स। अगर मियोसिस की बात करते हैं तो किसी सेल का नंबर 2n है तो वो आगे जाके जब फाइनल डिवीजन होगा मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बाद में, तो इनका जो रिडक्शन हो जाएगा इसमें, और नंबर कितना रह जाएगा क्रोमोसोम्स का, वो n में चेंज हो जाएगा। तो जेनेटिक मेकअप वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और ये कौन सी सेल में होता है, ये होता है जर्म सेल में। ये किस में होता है, जर्म सेल में होता है। तो यहाँ पर करेक्ट फेज ऑफ माइटोसिस क्या हो गया, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगली बात करते हैं अपन पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या है, देखो दो चीज़ें हैं, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। ये क्या करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, एनगल्फ करने का काम करते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ करने का काम करते हैं। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है फेगोसाइटोसिस और दूसरा कौन सा है, पिनोसाइटोसिस। फर्स्ट है फेगोसाइटोसिस और दूसरा कौन सा है, पिनोसाइटोसिस। अगर एनगल्फ करने वाला पार्टिकल्स या एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रोऑर्गेनिज्म जो भी है वो अगर सॉलिड है, वो कैसा है, सॉलिड है, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लार्ज है। सॉलिड है और लार्ज है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। यही अगर कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, या पैक हो रखा है एज ए लिक्विड इन स्मॉल वेसिकल्स। स्मॉल वेसिकल्स का मीनिंग ये वाला पोर्ट, अगर लिक्विड इसमें प्रेजेंट है तो लिक्विड है, स्मॉल वेसिकल्स प्रेजेंट है, इसी लिक्विड के कारण इसको क्या बोला गया, ड्रिंकिंग बोला गया। फेगोसाइटोसिस का क्या यूज किया गया, ड्रिंकिंग। तो यहाँ पर पिनोसाइटोसिस क्या है, एक प्रकार का सेल ड्रिंकिंग है। एक प्रकार का क्या है, सेल ड्रिंकिंग है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन बात करते हैं स्केलेटन की, अगर अपन बात देखो, बोन्स इन द एक्जियल स्केलेटन, बोन इन द एक्जियल स्केलेटन, स्कल, स्टर्नम, रिब्स और ऑल। यहाँ पर अगर स्केलेटन की बात करते हैं तो स्केलेटन 2 प्रकार का है। फर्स्ट है एक्जियल है, सेकंड है अपेंडिकुलर। फर्स्ट है एक्जियल और सेकंड कौन सा, अपेंडिकुलर। अगर एक्जियल की बात करते हैं तो एक्जियल में आता है स्कल, दूसरा है स्टर्नम, तीसरा है रिब्स। और अपेंडिकुलर की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, शोल्डर और पेल्विस। और चौथा कौन सा है, पेल्विस। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक्जियल स्केलेटन की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बोन की संख्या रहेगा वो 80 है, और यहाँ पर बोन की संख्या अपेंडिकुलर में कितनी रहेगी, 126। टोटल बोन कितनी है, 206। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। स्कल भी है, स्टर्नम भी है, रिब्स भी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ऑल। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी ये सबको पता है, इसका नाम है स्टेपिस। क्या नाम है, स्टेपिस। कहाँ पर प्रेजेंट है, ईयर में। इसी से एक क्वेश्चन और आता है, स्मॉलेस्ट मसल्स ऑफ बॉडी, स्मॉलेस्ट मसल ऑफ बॉडी, और इसको क्या बोला गया, स्टेपीडियस। स्टेपीडियस मसल कौन सी है, स्टेपीडियस मसल्स है। अब और भी बात करें पर अगर ईयर कैनाल की बात करते हैं तो ईयर कैनाल में कितनी बोन होती है, 3 बोन होती है, और इनको क्या बोला गया, ऑडिटरी ओसिकल्स। ईयर बोन को क्या बोला गया, ऑडिटरी ओसिकल्स बोला गया। और ये किस सीरीज में होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। कहाँ से बात करते हैं, आउटर, सबसे आउटर कौन सा है, मेलियस, फिर इनकस, फिर स्टेपिस। एक और क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, मेलियस कौन सी शेप होती है, हैमर शेप। कौन सी शेप है, हैमर शेप। इनकस कौन सी शेप है, एनविल शेप। इनकस है एनविल शेप। और जो स्टेपिस है वो नाम से पता चला स्ट्रूप्स शेप है। शेप की बात करूँ, ये हैमर कैसा शेप है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हैमर है।
एनविल कैसा शेप है, इस प्रकार से एनविल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एनविल। और ये कौन सी शेप आ गई, दैट इज स्ट्रूप। ये क्या है, स्ट्रूप। तो ये तीन चीज़ें मिस, इनका फॉर्मूला याद रखना है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, हैमर, एनविल और स्ट्रिप्स। एस फॉर स्ट्रिप्स, एम आ रहा है हैमर में, तो हैमर बीच वाला, एनविल शेप हो जाएगा। और सारी ईयर बोन को क्या बोला गया, ऑडिटरी ऑसिकल, सबसे छोटी बोन स्टेपिस है, सबसे छोटी मसल कौन सी होगी, स्टेपिडियस, सबसे छोटी मसल होगी स्टेपिडियस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन इज कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बोन और टीथ की बात करते हैं, बोन और टीथ की बात करते हैं तो यहाँ पर दो ही सबसे ज़्यादा जो मिनरल है वो प्रेजेंट होते हैं। पहला है कैल्शियम जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और दूसरा क्या है, फॉस्फेट। सेकंड क्या है, फॉस्फेट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम फॉस्फेट। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन करता है बोन और टीथ का कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइनसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं साइनस क्या होता है। साइनस एक प्रकार की कैविटी हैं, साइनस एक प्रकार की कैविटी हैं। वो कैसी होती हैं, एयर फिल्ड होती हैं वो, और इनकी करेक्टरिस्टिक्स से कवर होती हैं किसके द्वारा, एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, तो साइनसेस आर एयर फिल्ड कैविटी दैट कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। और व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है इनका, दे हेल्प इन स्पीच, दे हेल्प इन रेजोनेंस, दे हेल्प इन वॉइस प्रोडक्शन, ये सब में हेल्प करती हैं। अगर इनमें इन्फ्लामेशन होता है, अगर इनमें इन्फेक्शन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस। इसको क्या बोला गया है, साइनोसाइटिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइनोसाइटिस आर द कैविटीज इन द बोन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एथमोइड बोन में, जिसको क्या बोला गया, एथमोइड साइनस। फ्रंटल साइनस कौन सी बोन की कैविटी है, फ्रंटल बोन की। स्पिनोइडल, ये स्पिनोइड बोन में क्या है, साइनस प्रेजेंट होते हैं। तो इनके डिफरेंट क्या हो गए, टाइप हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट, साइनस आर एयर फिल्ड कैविटी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार्जेस्ट वर्टिब्रा ऑफ ह्यूमन बॉडी, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सेक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है। एल फॉर लार्जेस्ट वर्टिब्रा कौन सी है, एल फॉर लार्जेस्ट वर्टिब्रा। अगर बात करते हैं छोटी की या स्मॉल की, तो यहाँ पर ध्यान रखना कौन सी देखनी है, छोटी। और छोटी में क्या आएगा, सी, और सी फॉर सर्वाइकल। देखो बाहर एक डॉगी की आवाज़ आ रही है, अगर वो आपको सुनाई दे रही है इसका मतलब आपका टॉपिक पे ध्यान नहीं है। तो मेरे टॉपिक को ध्यान से सुनते रहें, और ये एक्सटर्नल हैजार्ड्स हैं इनको अवॉइड करते रहें। तो लार्जेस्ट वर्टिब्रा ऑफ बॉडी क्या हो गया, लंबर, और सबसे छोटी कौन सी हो गई, सर्वाइकल। सेम इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट वर्टिब्रे, स्मॉलेस्ट, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सेक्रम। अभी मैंने बताया एल फॉर लंबर, एल फोर क्या हो गया, लंबर, और एल फोर क्या हो गया, लार्जेस्ट। सी फोर क्या हो गया, सर्वाइकल, सी फोर क्या हो गया, सर्वाइकल, और सी फोर क्या हो गया, सबसे छोटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ कार्पल बोन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया आपका रेडियस और अल्ना। यहाँ पर बनी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 बोन, और इसके बाद में आती है 1 2 3 4 और 5। ये क्या हो गई, 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये है रेडियस और अल्ना। यहाँ पर क्या होगी, रेडियस और अल्ना। इसके बाद में ये आ गई आपकी मेटाकार्पल, इनको क्या बोल दिया गया, मेटाकार्पल। और रेडियस और अल्ना के बीच में होती है कार्पल बोन। कौन सी बोन होती है, कार्पल। ये किसका फॉर्मेशन कर रही है, रिस्ट जॉइंट का। कार्पल किसका फॉर्मेशन कर रही है, रिस्ट जॉइंट का। इनकी संख्या कितनी होती है, 8। मेटाकार्पल कितनी होती है, 5। और सबसे लास्ट में क्या होती है, फैलेंजेस। सबसे लास्ट में क्या होती है, फैलेंजेस। और ये कितनी होती है, एक लिम्ब में ये 14 होती है। तो यहाँ पर कार्पल की बात चल रही है। कार्पल, सबसे पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये हो गया, कार्पल किसका फॉर्मेशन करती है, रिस्ट जॉइंट का। नंबर कितनी होती है, 8। अगर सबसे लार्जेस्ट कार्पल की बात करते हैं, सबसे लार्जेस्ट कार्पल बोन कौन सा है, वो है स्केपोइड।
सबसे लार्जेस्ट कार्पल कौन सा है? स्केपोइड। और सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर किस में होता है? स्केपोइड बोन में होता है। सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर कौन में होता है? स्केपोइड में होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर आ सकता है, सबसे छोटी कार्पल कौन सी है? सबसे छोटी कार्पल है फिजिफॉर्म। सबसे छोटी कार्पल कौन सी है? फिजिफॉर्म। ये कौन सी है? फिजिफॉर्म है। इसके अलावा कार्पल होती कौन कौन सी है? देखो, हेमेट है, ल्यूनेट है, स्केपोइड है, कैपिटेट है। ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजॉइड है, ट्राइकुराइटल है। ये कुछ कार्पल बोन है, टोटल 8 होती है इनका नंबर। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन विदाउट मेडुलरी कैनाल। इसका कोई रेशनल नहीं है। एक बोन है जिसका टाइप है लॉन्ग बोन और उसमें मेडुलरी कैनाल वो क्या होती है? अब्सेंट होती है। और वो कौन सी है? द करेक्ट आंसर इज क्लेविकल। करेक्ट आंसर क्या हो गया? क्लेविकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स और इरिथ्रोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरिथ्रोसाइट किसका नाम है? आरबीसी का। और ये क्या काम करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। बेसोफिल्स ये क्या काम करती है? ये हिस्टामाइन और हिपेरिन को क्या करती है? रिलीज करती है। हिस्टामाइन और हिपेरिन को क्या करती है? रिलीज करती है। ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी है। इसके अलावा लिम्फोसाइट, 2 प्रकार के, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये भी इन्फेक्शन में क्या करती हैं? काम करती हैं। यहाँ पर प्लाज्मा सेल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा सेल किसका टाइप है? बी लिम्फोसाइट 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा सेल और सेकंड कौन सी है? मेमोरी सेल। ये मेमोरी सेल तो यही याद रखते हैं कि एक बार अटैक होने के बाद में नेक्स्ट टाइम जब वो इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या करती हैं? उसको आइडेंटिफाई करने का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? आइडेंटिफाई करने का। प्लाज्मा सेल के 2 काम हैं, ये रिलीज करती हैं या तो प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। प्रोडक्शन किसका करेगी? एंटीबॉडी का। या इनका दूसरा काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन का क्या करती हैं? प्रोडक्शन करती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा सेल। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा सेल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, माइटोसिस इज ए, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सेल डिवीजन जो है, सेल का डिवीजन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। फर्स्ट कौन सा है? माइटोसिस। और सेकंड कौन सा है? मियोसिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपका कि सेल डिवीजन। माइटोसिस क्या हो गया? एक प्रकार का सेल डिवीजन। अगर मियोसिस की बात करते हैं तो वो है क्या? एक प्रकार का सेल डिवीजन। लेकिन सेल डिवीजन किस प्रकार का है? सेल का क्या होता है? रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। सेल का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो माइटोसिस इज ए सेल डिवीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग, साइटोप्लाज्म रेफर्स टू। इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, सेल के बाहर, सबसे बाहर एक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोल दिया? सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोल दिया? सेल मेम्ब्रेन। अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है जिसको बोला गया न्यूक्लियस। जिसको क्या बोल दिया? न्यूक्लियस। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ये मैं ग्रीन कलर से इसको इंडिकेट कर रहा हूँ। इसको, ये प्रेजेंट होता है लिक्विड। किसके बीच में प्रेजेंट है? ये है लिक्विड या वाटरी सब्सटेंस, या इसको क्या बोलते हैं? वाटरी सब्सटेंस। ये है वाटरी सब्सटेंस। और इसका ये जो लिक्विड है वो किसके बीच में प्रेजेंट है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। कहाँ पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। अब इस फ्लूइड को, जो वाटरी सब्सटेंस है, इसको बोला गया है साइटोसोल। इसको क्या बोल दिया गया? साइटोसोल। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर, इस साइटोसोल के अलावा यहाँ पर जैसे एक ऑर्गेनेल आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर प्रेजेंट हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर प्रेजेंट हो गया आपका गोल्जी एपार्टस। इसके अलावा लाइसोसोम है, राइबोसोम है और ये क्रोपेटिड्स हैं। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनिल्स हैं। इन सबको क्या बोला गया है? सेल ऑर्गेनिल्स। ये हैं सेल ऑर्गेनिल्स। और अब क्या हो गया कि न्यूक्लियस
और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड है उसको क्या बोल दिया, साइटोसोल। अब क्या रहेगा कि न्यूक्लियस खुद प्लस साइटोसोल प्लस ऑर्गेनिल्स, इन तीनों को मिला के क्या बोला गया, साइटोप्लाज्म। इन तीनों को मिला के क्या बोल दिया गया, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी क्या है, इंक्लूड है। तो न्यूक्लियस, साइटोसोल और ऑर्गेनिल्स, इनको क्या बोल दिया, साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड है उसको क्या बोल दिया, साइटोसोल। तो यहाँ पर पूछा गया साइटोप्लाज्म रेफर्स टू, तो कंटेंट ऑफ सेल इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, कंटेंट ऑफ सेल एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ सेल और न्यूक्लियस एंड साइटोसोल। अब यहाँ पर न्यूक्लियस एंड साइटोसोल दोनों हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिल्स रह गए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, द कंटेंट इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, साइटोसोल प्लस ऑर्गेनिल्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड साइटोसोल। जो लिक्विड है, जो वाटरी सब्सटेंस है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो कहलाएगा साइटोसोल। अगर ऑर्गेनिल्स प्लस ये बात आ गई साइटोसोल की तो कहलाएगा साइटोप्लाज्म, या ऐसा आ सकता है कंटेंट इंक्लूडिंग न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई इज प्रिवेंटेड बाय, द कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई इज प्रिवेंटेड बाय, ये लंग्स आ गए आपके। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, इसके ऑप्शन सीलिया है, म्यूकस है, सर्फेक्टेंट है और प्लूरल फ्लूइड्स है। लंग्स के चारों तरफ एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो इसकी इंजरी से, एंकर से और प्रोटेक्शन करता है। इस फ्लूइड को क्या बोल दिया गया, दैट इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड, और कैविटी को क्या बोला गया, प्लूरल कैविटी। और दूसरा है म्यूकस और सीलिया। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, सीलिया कहलाते हैं। ये सीलिया क्या काम करते हैं, ये फॉरेन सब्सटेंस को एक्सपेल करने में हेल्प करते हैं, एक्सपेल करने में फोर्सफुल, जैसे कफिंग के द्वारा फोर्सफुल एक्सपेल करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इनको सीलिया बोला गया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या बोल दिया, सीलिया बोल दिया। अब यहाँ कुछ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं एपिथेलियल सेल्स के द्वारा। यहाँ की एपिथेलियल सेल्स क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस। वो भी क्या काम करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को अडहेर, चिपकाने के काम में आता है। फॉरेन पार्टिकल्स को अडहेर करने काम में आता है, चिपकाने में काम में आता है, और उसके बाद में स्पुटम के थ्रू पूरा का पूरा पार्टिकल्स बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो कहलाएगा आपका, द फ्लूइड कहलाएगा आपका म्यूकस, जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स के द्वारा होता है। अब एक यहाँ पर एल्वियोलाई होता है, लास्ट का जो पार्ट होता है जहाँ पर मेन गैस एक्सचेंज होता है, और उस पार्ट का डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ, उसका पार्ट होता है एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई पर एक प्रकार की सेल होती है जिनको बोला गया एल्वियोलर टाइप 2 सेल। कौन सी सेल है, एल्वियोलर टाइप 2 सेल्स है। और ये सेल क्या रिलीज करती हैं, सर्फेक्टेंट रिलीज करती हैं। ये क्या रिलीज करती हैं, सर्फेक्टेंट रिलीज करती हैं। और ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, लंग्स की एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। क्या करता है, कोलैप्स होने से क्या करता है, बचाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई इज प्रिवेंटेड बाय सर्फेक्टेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, द एल्वियोलाई कोलैप्स प्रिवेंटेड बाय सर्फेक्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और किसके द्वारा सिक्रेट होता है, एल्वियोलर टाइप सेकंड सेल्स। कौन सिक्रेट करता है, एल्वियोलर टाइप सेकंड सेल्स इनको क्या करती है, सिक्रेट करती है। एक अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द लंग्स। ये तो ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। ये लंग्स का डायग्राम आ गया। लंग्स के चारों तरफ 2 लेयर होती हैं, लंग्स के चारों तरफ 2 लेयर होती हैं। इनर को बोल दिया गया विसरल, VISCR, विसरल प्लूरा, और आउटर को बोल दिया गया पैराइटल प्लूरा। आउटर क्या बोल दिया, पैराइटल प्लूरा। और इन दोनों को, ये एक प्रकार के दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रही हैं, इन दोनों को जनरली बोला गया सीरस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, सीरस मेम्ब्रेन। और इनके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको बोल दिया गया प्लूरल फ्लूइड। और ये कैविटी क्या बोला गया, प्लूरल कैविटी। कैविटी क्या बोल दिया गया, प्लूरल कैविटी। तो इन मेम्ब्रेन, विसरल और पेरिकार्डियम, जो सीरस मेम्ब्रेन बनाती हैं, और इसी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं अपन, प्लूरल। ये कौन सी मेम्ब्रेन्स हो गई, प्लूरल मेम्ब्रेन्स हो गई। और हार्ट के चारों तरफ कौन सी है, पेरिकार्डियल है। पेरिटोनियल एब्डोमिनल ऑर्गन, पेरिटोनियल कहाँ पर है, एब्डोमिनल ऑर्गन। पेरिकार्डियल कहाँ पर है, हार्ट के। मीडियास्टिनल कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है, स्पेस है जो दोनों लंग्स के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है।
मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायफ्राग्मेटिक हर्निया, ये एक वैसे मेडिकल सर्जिकल का टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। बोक डेलक हर्निया है, मोरगेगनी हर्निया है, डोम हर्निया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अपन ने सुना हाइटल हर्निया, और सबसे ज़्यादा जो डायफ्राग्मेटिक हर्निया है वो कौन सा है, यही हर्निया है। और इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल ऑर्गन, इस हाइटल हर्निया में क्या होता है, एब्डोमिनल ऑर्गन प्रोट्रूट हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं, प्रोट्रूट होते हैं। कहाँ पर, डायफ्राम के थ्रू, डायफ्राम के थ्रू कहाँ पर हो जाएंगे, थोरेसिक कैविटी में। कहाँ पर निकल जाएंगे, थोरेसिक कैविटी में। तो सबसे मोस्ट कॉमन यही हर्निया है, हाइटल हर्निया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरिना सिचुएटेड एट द लेवल T3, T4, T6 और T9। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसका आंसर तो रहेगा T4 के लेवल पे, यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रा T4 के लेवल पे। कैरिना होता क्या है, कैरिना इज द बाइफर्केशन, बाइफर्केशन, ये जो जहाँ पर बाइफर्केट हो रही, एक ब्रोंकाई इधर जा रही है, ट्रेकिया ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है, ये जो एरिया है यहाँ पर, ये जो टिप है जहाँ पर बाइफर्केशन होता है, इसी को क्या बोल दिया गया, कैरिना बोल दिया गया। इसका लेवल क्या रहेगा, T4 लेवल। कौन सा लेवल रहेगा, T4 लेवल रहेगा। तो कैरिना इज द बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया। नॉर्मली रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा स्टिमुलेशन रेस्पिरेटरी सेंटर को किससे मिलता है, ऑक्सीजन नहीं है सेंटर, ब्लड पीएच सेंटर नहीं है, लैक्टिक एसिड सेंटर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल, क्योंकि जब भी सफोकेशन होता है या फिर ऑक्सीजन का कमी होता है ऐसी कंडीशन में, या फिर CO2 ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा इरिटेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर को, ज़्यादा स्टिमुलेशन करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नॉर्मली रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाई कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ट्रेकियल बाइफर्केशन ऑकर एट द लेवल, तो ट्रेकियल बाइफर्केशन की बात अभी अपन ने किया था, T4 लेवल आएगा। कौन सा लेवल है, T4 लेवल है, जहाँ पर ट्रेकिया क्या होता है, बाइफर्केट, क्या होता है, बाइफर्केट, यानी कि दो ब्रोंकाई में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और इसका लेवल क्या है, याद रखना, T3 T4, इसका लेवल क्या हो जाएगा, T3 T4। ब्लड सप्लाई ऑफ द लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी, पल्मोनरी वेन। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर दिया नहीं है कि कौन सी आर्टरी और वेन का पूछा है, दोनों ब्लड सप्लाई हो सकता है, जो कैरी कर रहा है और जो लंग्स को लेके आ रहा है। तो पल्मोनरी आर्टरी भी है, ब्रोंकियल आर्टरी भी है और पल्मोनरी वेल भी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मसल्स यूज्ड इन रेस्पिरेशन और ऑल एक्सेप्ट, मसल्स यूज्ड इन रेस्पिरेशन आर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। कौन सी मसल रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम और स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। देखो दो चीज़ें हैं, अगर बात करते हैं क्वाइट ब्रीथिंग की, या इसको मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल रेस्पिरेशन की, क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन की। अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या होता है, डायफ्राम सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, डायफ्राम, यानी कि 70% वॉल्यूम इसी पे डिपेंड करता है, डायफ्राम पे। इसके बाद में दो मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये दोनों किस में हेल्प करती हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा तो तीनों हो गए ऑप्शन, इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम। यहाँ पर स्टेर्नोक्लीडोइड मास्टोइड मसल्स क्या करती है, ये एक प्रकार की कौन सी है, असेसरी मसल्स है, असेसरी मसल्स, इनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। असेसरी मसल्स है, इसके साथ में एक और असेसरी मसल्स है जिसको अपन बोल सकते हैं एब्डोमिनल। कौन सी मसल्स हैं, एब्डोमिनल। तो ये असेसरी मसल्स रहेंगी दोनों, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स, इनको असेसरी मसल्स बोलते हैं। तो नॉर्मल में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम ये हेल्प करते हैं क्वाइट और नॉर्मल ब्रीथिंग में। स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स ये असेसरी मसल्स है, यानी कि अगर अबनॉर्मल रेस्पिरेशन है या थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है मरीज को, उस कंडीशन में इनका क्या होता है, यूज होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो अगला क्वेश्चन है, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉज, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉज। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में तीन मसल काम में आती है। फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा काम में आता है वो है डायफ्राम, फर्स्ट कौन सा है, डायफ्राम। सेकंड है इंटरनल इंटरकोस्टल
मसल, इंटरकोस्टल मसल, और थर्ड है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इसके अलावा ये तो कौन सी हो गई, ये तो मेन मसल्स हैं। अब बात करते हैं असेसरी मसल्स की, ये साथ में याद करते रहना। असेसरी मसल्स दो हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, और दूसरी कौन सी है, एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल। सेकंड है एब्डोमिनल मसल्स और ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। यहाँ पर इन दोनों के लिए एक लाइन रट लो। ये तो क्या काम करता है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन में काम करता है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन में काम करेगा, और एब्डोमिनल मसल्स फोर्स्ड एक्सपिरेशन में काम करता है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन में काम करता है। अब बात आती है डायफ्राम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो एसेसरी मसल्स, स्टेनोक्लिडोमास्टोइड मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स एक्सपिरेशन में हेल्प करती हैं और स्टेनोक्लिडोमास्टोइड मसल्स में फोर्सफुल इंस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। ये दोनों किस प्रकार की मसल्स हो गई, दीज आर द एसेसरी मसल्स। तो इसको यहाँ से अपन हटा देते हैं, ये वाला पार्ट। अब बात आती है डायफ्राम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल। अब डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन किस में हेल्प करता है, इंस्पिरेशन। किस में हेल्प करता है, इंस्पिरेशन। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो भी किस में हेल्प करता है, इंस्पिरेशन में। वो भी किस में हेल्प करता है, इंस्पिरेशन में। इसके अलावा फिर बात आती है डायफ्राम के रिलैक्सेशन की, डायफ्राम के रिलैक्सेशन की, और कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन किसका, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है एक्सपीरेशन में। ये किस में हेल्प करता है, एक्सपीरेशन में। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती है, एक्सपीरेशन में हेल्प करती है। जब उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर इसमें रिलैक्सेशन कब होता है, जब पेशेंट क्या करता है, इंस्पिरेशन। जब बात करते हैं डायफ्राम में, डायफ्राम में अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इंस्पिरेशन होता है। इसके अलावा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो भी इंस्पिरेशन होता है। डायफ्राम रिलैक्सेशन, एक्सपिरेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सपिरेशन होता है। अगर ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होती है तो इसका अपोजिट काम होगा। तो किस में हेल्प करेगा, इंस्पिरेशन में। किस में हेल्प करेगा, इंस्पिरेशन में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, इंस्पिरेशन। द एक्चुअल गैस एक्सचेंज with blood occur in, the actual gas exchange with blood occur in bronchi, respiratory bronchioles, terminal bronchioles और alveolar duct। देखो लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स में ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, इसके बाद में ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, टर्सरी ब्रोंकाई है और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इसके बाद में आता है लास्ट का स्ट्रक्चर एल्वियोलर, एल्वियोलर डक्ट, और साथ में लास्ट में क्या आ जाएगा, एल्वियोलाई। और क्या रहेगा, एल्वियोलाई। इनके चारों तरफ क्या होता है, नेटवर्क होता है किसका, कैपिलरीज का। इनके चारों तरफ क्या होता है, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। और इसी कैपिलरीज में एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई के बीच में क्या होता है, एक्चुअल गैस एक्सचेंज। वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है यहाँ पर, गैस एक्सचेंज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द रेस्पिरेटरी रेट इज प्राइमरी स्टिमुलेटेड बिकॉज, क्यों रेस्पिरेटरी रेट एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है। देखो अगर रेस्पिरेटरी सेंटर के स्टिमुलेशन की बात करते हैं, के स्टिमुलेशन की बात करते हैं तो वो यूजुअली CO2 के लेवल से क्या होता है, स्टिमुलेटेड होता है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के टाइम पर रेट क्यों बढ़ता है, रेट इसलिए बढ़ता है क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। या फिर ऐसा बोलते हैं ब्लड में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, O2 की कमी हो जाती है। और इस कमी को पूरा करने के लिए रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और वैसे नॉर्मली रेस्पिरेटरी रेट मेनली या रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेटेड बाई
कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। स्टिमुलेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर स्पेशली किसके लिए रिसेप्टर्स हैं? केमिकल लेवल, और केमिकल लेवल में किसका? ऑक्सीजन का लेवल गिरा हुआ हो तो स्टिमुलेटेड होते हैं, CO2 का लेवल इंक्रीज हुआ हो तो स्टिमुलेटेड होते हैं, या फिर pH के लेवल में क्या है? चेंजेस। इन तीनों में जैसे चेंजेस आते हैं तभी क्या स्टिमुलेट होता है? कीमो रिसेप्टर। तो स्पेशली यहाँ पर पार्शियल प्रेशर CO2 का क्या होता है? इंक्रीज होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? स्टिमुलेशन होता है कीमो रिसेप्टर। इसके अलावा एक और बॉडी में रिसेप्टर प्रेजेंट है, बैरो रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर है? बैरो रिसेप्टर। वो किसके अगेंस्ट सेंसिटिव हैं? B4 ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट क्या है? सेंसिटिव होते हैं। द नर्व विच सप्लाई डायफ्राम, वन लाइन क्वेश्चन है, फ्रेनिक नर्व है। डायाफ्राम, तो फ्राम से क्या बना यहाँ पर? फ्रेनिक नर्व है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कई बार डायफ्राग्मेटिक नर्व आंसर देते हैं लोग, तो ऐसा नहीं है। तो डायफ्राम में क्या रहेगा? फ्रेनिक नर्व। नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट, 1:2 है। यूजुअली जो टाइम है वो 2 सेकंड का रहता है इंस्पिरेशन के लिए और 3 सेकंड रहता है एक्सपीरेशन के लिए। 3 सेकंड किसके लिए रहता है? एक्सपीरेशन के लिए। तो 2 और 3 सेकंड, तो इनका अनुपात जो है वो 1:, टाइम का रेशियो 1:2 होता है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, ये सबको पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम होता है इन वन ब्रीथ, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में टोटल कितना वॉल्यूम क्या हुआ है, और ये नॉर्मल कितना रहेगा? इसका आंसर 500 ml। इसके अलावा और भी बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं, वो भी बाद में स्टडी करेंगे। द लेंथ ऑफ ट्रेकिया इज 14 to 15 सेंटीमीटर, डायरेक्ट आंसर है 14 to 15 सेंटीमीटर। हाउस ऑफ आयरन स्टोरेज, ये भी वन लाइन आंसर है। हाउस ऑफ आयरन स्टोरेज, तो WBC इन्फेक्शन में काम करती हैं, प्लेटिलेट्स, ब्लड क्लोटिंग, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और ये जो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम है, इसको मोनोसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम भी बोलते हैं। और यही किसकी तरह काम करता है? आयरन स्टोरेज की तरह काम करता है बॉडी के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ, ये हर सेल की मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया है, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोला गया है। इस सेल मेम्ब्रेन में 2 लेयर बनी होती हैं, और 2 लेयर कौन सी होती है? फोस्फेट और क्या होता है? लिपिड। तो ये क्या होती है? फोस्फोलिपिड बाईलेयर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोस्फोलिपिड बाईलेयर। स्ट्रक्चर एंड मोटिलिटी ऑफ सेल मेंटेन्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कार्टिलेज एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनिल है। गोल्जी एपार्टस प्रोटीन को क्या करता है? पैक करने का काम करता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ हर आंसर को, पैक का काम करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, देखो ये न्यूक्लियस आ गया और यहाँ पर सेल ऑर्गेनिल्स आ गए, यहाँ पर फ्लूइड आ गया। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, ये थिन भी हो सकती हैं, थिक भी हो सकती हैं, इस प्रकार ये स्ट्रक्चर है। ये क्या करती हैं? एक सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, साथ में क्या करती हैं? शेप प्रोवाइड करती हैं, और उसके मूवमेंट में क्या करते हैं? मोटिलिटी प्रोवाइड करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ माइक्रोट्यूब्यूल्स का, या मैक्रोट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं। ये ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर उनका, जैसे ये सीलियाज हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, एक सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, सीलिया। और इसके अलावा स्पर्म भी है, वो फ्लैजिला उसको बोलते हैं, वो लार्ज ट्यूब्यूल्स है, माइक्रो नहीं उसको बोल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? सेल की मोटिलिटी में या क्या करते हैं? मूवमेंट में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है? तो डायरेक्ट आंसर कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बॉडी कैविटी की लाइनिंग, बॉडी की आउटर सरफेस
ये दोनों किसका बना हुआ है? एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। और इनर लाइनिंग में तो क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं। आउटर में क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। आउटर में क्या करते हैं? सपोर्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा साथ में जो अंदर की लाइनिंग हो रहा है वहाँ पर किसका काम करते हैं? एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं? एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। विच टिश्यू हैज मोर रीजनरेशन कैपेसिटी? सबसे ज़्यादा रीजनरेट होने वाला टिश्यू कौन सा है? सबसे ज़्यादा डिवीजन होने वाला टिश्यू कौन सा है? सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन कहाँ पर, कौन से टिश्यू में प्रेजेंट होता है? तो आंसर एक ही रहेगा, एपिथेलियल। सबसे ज़्यादा तो डेस्ट्रॉय होता है और सबसे ज़्यादा ये किस में हेल्प करता है? रिपेयर में हेल्प करता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? मोर रीजनरेटिव पावर एपिथेलियल टिश्यू। सबसे कम रीजनरेशन का पावर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे कम रीजनरेशन कहाँ पर होता है? नर्वस टिश्यू। कहाँ होता है? नर्वस टिश्यू। पहली बात तो नर्वस टिश्यू रीजनरेट होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सेल बॉडी डैमेज नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन में नर्व का रीजनरेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये वन लाइन आंसर है। लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज मेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स। सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स, सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स, सिंपल सुकोमोस एपिथेलियल सेल्स और क्यूबोडल। इसका आंसर रहेगा सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स यूट्रस की। एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया मेड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार। ये दोनों लाइन बोल रहा हूँ। अभी एक आ गया यूट्रस आ गया, दूसरा आ गया ट्रेकिया। तो ट्रेकिया में सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स। यूट्रस का अभी अपन ने बात किया था। यूट्रस का देखिए यहाँ पर सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स। एक और है, अगर बात करते हैं अपन यूरिनरी ब्लैडर की, वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स। अभी आएगा ये क्वेश्चन भी। ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स, ट्रांजिशनल एपिथेलियल इज प्रेजेंट इन, आंसर रहेगा यूरिनरी ब्लैडर। आंसर रहेगा यूरिनरी ब्लैडर। ये जो इनर लाइनिंग है वो ट्रांजिशनल टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, जो उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू, देखो यहाँ पर एडेशन का मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है चिपकना, अडेयर होना, चिपकना। ग्रेनुलेशन का मतलब साइज का क्या होना? इंक्रीज। हाँ, इधर भी साइज इंक्रीज होता है। किलोइड क्या है? एक इंजरी के बाद में, बॉडी में इंजरी के बाद में वहाँ के टिश्यू का क्या करना होता है? ग्रोथ करना होता है। टिश्यू क्या करना होता है? ग्रोथ करना होता है। तो ये तीनों चीज़ें हैं यहाँ पर। फाइब्रोसिस उस मैकेनिज्म को बोला गया है, फाइब्रोसिस उस मैकेनिज्म को बोला है जहाँ पर स्कार का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पर क्या होता है? स्कार का फॉर्मेशन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द मेजर फंक्शन ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट इन द यूट्राइन ट्यूब। ये जो स्ट्रक्चर है यूट्राइन ट्यूब में, यहाँ से जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें अगर सीलिया प्रेजेंट है तो वो सीलिया क्या काम करता है? इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, मूवमेंट ऑफ ओवा। अगर यहाँ से ओवेरी से ओवम अगर रिसीव हो रहा है फेलोपियन ट्यूब, तो इसका मूवमेंट में हेल्प करता है कौन? सीलिया। इसके मूवमेंट को कहाँ पर लेके आ रहा है? यूट्राइन वाल तक। कहाँ लेके आ रहा है? यूट्राइन वाल तक। तो इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम नहीं, ये नहीं करता। मूवमेंट ऑफ ओवम यस, रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम नहीं, और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? मूवमेंट ऑफ ओवा इन यूटेराइन ट्यूब्स। द म्यूकस सीरस एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन। देखो म्यूकस, इनर लाइनिंग, साइनोवियल फ्लूइड, और इसके अलावा एक आ गया आपका सीरस मेम्ब्रेन, जिसमें दो लेयर आ गई, पैराइटल और विसरल। ये सब के सब कौन से टिश्यू की बनी होती हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, नाम से पता चल रहा है कहाँ पर मेच्योर होगी? थाइमस ग्लैंड में। कहाँ पर मेच्योर होगी? थाइमस ग्लैंड में। ये आंसर हो जाएगा बी। अगर मेच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट की बात आती है तो बी फॉर बोन मेरो। कहाँ पर मेच्योर होगा? बोन मेरो में मेच्योर होगा। बी लिम्फोसाइट बोन मेरो में मेच्योर होगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर फीटल लाइफ की बात करते हैं तो इसका मेच्योरेशन होता है लीवर में। अगर फीटल लाइफ की बात करते हैं मेच्योरेशन कहाँ पर होता है? लीवर में। अगर दोनों के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आंसर क्या रहेगा? बोन मेरो। प्रोडक्शन कहाँ से होता है? बोन मेरो। और मेच्योरेशन टी लिम्फोसाइट का थाइमस में और बी लिम्फोसाइट का बोन मेरो में।
मेच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट टेक प्लेस, तो करेक्ट आंसर बी बोन मेरो, अभी अपन बात कर चुके हैं। द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इज एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और जिलेटिन, तो करेक्ट आंसर है एल्बुमिन 60% बनाता है, ग्लोबुलिन 38% बनाता है और फाइब्रिनोजन 36% और ये 4% बनाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, एल्बुमिन इज द करेक्ट आंसर। सेलुलर ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग फॉरेन मटेरियल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर वैक्यूल्स, नो, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, न्यूक्लियस, लार्जेस्ट ऑर्गन जेनेटिक मटेरियल, लाइसोसोम के पास अपन ने पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था कि डाइजेस्टिव क्या होते हैं, इसके पास एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम के और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, फॉरेन मटेरियल को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिस्ट्रॉइंग फॉरेन मटेरियल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, लाइसोसोम्स। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, वैसे एग्जाम्स में आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 7.35 से लेकर 7.5 नॉर्मल क्या होता है, ब्लड का नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड 7.35 टू 7.45। ये अच्छा क्वेश्चन है। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन बॉडी 60%, 80%, 35% ऑल। नो, इसका आंसर देने के लिए मैं बोलूँगा यहाँ पर एक, अगर बॉडी की बात करते हैं तो एडल्ट का आइडियल वेट माना गया है 70 kg। इस 70 kg में से 40% क्या होता है, सॉलिड होता है, और 60% क्या होता है, लिक्विड होता है, या बोल सकते हैं क्या होता है, वाटर होता है। इस वाटर का 70% इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और 30% क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए 60%।